4 महीनों से चल रहे इजराइल हमास वॉर में अगर हमास की सबसे ज़्यादा ओपनली मदद किसी ने की है तो वो है हिजबुल्लाह और हूती। इसमें हिजबुल्लाह का हमास को मदद करने वाला फैक्टर तो समझ आता है, क्योंकि लेबनान का साउथ एरिया और इजराइल का नॉर्थ एरिया आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है और इनके पास्ट में कुछ लैंड डिस्प्यूट भी रहे हैं जो अब तक सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन हूतीस कैसे? ये तो उनसे 2000 किलोमीटर दूर है और इनका डायरेक्ट इजराइल पर किया गया एक भी अटैक अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। फिर भी अब तक इसने अरब रीजन के सारे कंट्रीज से ज़्यादा मदद हमास को की है, इवन अब भी कर रहा है। लेकिन कैसे, चलिए समझते हैं। 19 नवंबर 2023 को हूतीस ने गैलेक्सी लीडर नाम के एक शिप जो कि तुर्की से इंडिया आ रहा था उसे रेड सी में हाईजैक कर लिया। इस शिप का लिंक किसी इजरायली बिजनेसमैन से बताया जा रहा था। फिर एक के बाद एक हूतीस ने कई सारे शिप्स पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। उन सभी शिप्स जिन पर अटैक हुआ उनमें एक बात कॉमन थी, या तो वो शिप किसी न किसी तरह इजराइल से लिंकेड था या फिर वो यूरोपियन और अमेरिकन शिप था। लेकिन यह कॉन्फ्लिक्ट तो इजराइल के साथ चल रहा था। फिर हूतीस ने अमेरिका और यूरोप को इस वॉर में जानबूझकर क्यों घसीटा, इसे भी समझते हैं। दरअसल जब हमास और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो हूतीस ने कई सारे कोशिशें की इजराइल पर हमला करने की। बहुत से बैलिस्टिक मिसाइल्स को डायरेक्टली फायर किया गया इजराइल पर, लेकिन मेडिटेरेनियन सी में मौजूद अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर इसे बार बार इंटरसेप्ट कर ले रहा था और जो इनसे बचता उसे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट कर लेता। बाकी रही सही कसर यूरोप इजराइल को यूनाइटेड नेशन में सपोर्ट करके पूरा कर दे रहा था। इसके बाद यमन के हूतीस ने इन सारे देशों को एक साथ काउंटर करने के लिए एक नया रास्ता ढूंढा और वो था ट्रेड। चूंकि वर्ल्ड ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा रेड सी से होकर गुजरता है, इसलिए हूतीस ने रेड सी से आने जाने वाले हर अमेरिकन, यूरोपियन और इजरायली शिप्स पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक करना शुरू कर दिया। इवन एक ही दिनों में हूतीस ने 3 शिप्स पर अटैक किया और ये सिलसिला अब तक चल ही रहा है। रेड सी में हूतीस को काउंटर करने के लिए यूएसए ने 20 देशों का एक नेवल अलायंस तैयार किया जिसमें कई सारे अरब कंट्रीज भी शामिल थे। इस अलायंस को बनाकर यूएसए 2 फ़लस्तीन को सपोर्ट करने वाले कंट्रीज को आमने सामने खड़ा करना चाह रहा था। लेकिन इसके बनने के कुछ ही दिनों बाद सारे अरब कंट्रीज इस अलायंस से पीछे हट गए सिवाय बहरीन के, क्योंकि अभी भी अरबियंस लोगों में फ़लस्तीन को लेकर वही चिंता और दुख है जो पहले था। भले ही यहाँ के हुक्मरान अमेरिका और इजराइल से डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक कॉन्टैक्ट रखना चाहते हो, इन हुक्मरानों को ये भी अच्छे से मालूम है कि कम से कम अगर इस समय उन्होंने इजराइल को एक्सेप्ट किया तो इन देशों में भी ईरान जैसा इस्लामिक रेवोल्यूशन या अरब स्प्रिंग जैसी घटना होने की संभावना है। अब बात करते हैं नेवल अलायंस के बाकी कंट्रीज की, तो उन्होंने भी यूएस के नेवल अलायंस को रिजेक्ट कर दिया। इवन नाटो कंट्री फ्रांस ने भी इसे रिजेक्ट किया। इसके अलावा स्पेन और इटली ने भी इस नेवल अलायंस से दूरी बना ली। बचे रह गए यूएसए और ब्रिटेन। इन दोनों कंट्रीज के वॉरशिप अभी भी रेड सी के रीजन में एक्टिव है, लेकिन यमन के हूतीस फिर भी इनके शिप्स को रेड सी में डुबा रहे हैं। बदले में अमेरिका भी यमन के अंदर हूतीस के कई सारे मिलिट्री बेसिस पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रहा है। इवन अमेरिका ने तो रेड सी क्राइसिस के शुरुआती दिनों में ही स्पीड बोट से अटैक करने वाले 10 हूतीस को मार दिया। इसके बाद एयर स्ट्राइक में भी कई सारे हूतीस मारे गए और अगर अमेरिका चाहे तो अपने 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स में से 2-3 को भी रेड सी में भेजकर हूतीस के सारे बेसिस पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं करना चाह रहा, क्योंकि हूतीस के पास कुछ ऐसे हिडन पावर्स है जिनसे ये लोग यमन पर फुल अटैक करने से पीछे हटते हैं, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि हूतीस की वजह से तो यूरोप, अमेरिका और इजराइल के ट्रेड को नुकसान हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ एशियन कंट्रीज का भी ट्रेड इससे बचा नहीं। तो फिर चाइना जैसे वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंट्री इस मामले में एक्शन क्यों नहीं ले रहा, वो भी अमेरिका के बार बार इनवाइट करने के बाद? तो इसकी वजह ईरान है। हूतीस अकेले रेड सी में कोई इतने बड़े स्टेप्स को नहीं ले सकता बिना ईरान के हेल्प के। और ये बात भी दुनिया से छुपी नहीं है कि ईरान ने हूतीस को मिसाइल्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंड किया है, जिसके बल पर वो ये सब कर पा रहा है। और हूतीस ने तो क्लियरली ये भी कह दिया कि वो रेड सी में किसी भी चाइनीज, जर्मन और रशियन शिप्स पर अटैक नहीं करेगा। इवन रसिया, चाइना और ईरान एक साथ मिलकर नेवल एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, वो भी मिडिल ईस्ट के रीजन में। और इस रेड सी वाली क्राइसिस की वजह से चाइना डिप्लोमेसी के मामले में अमेरिका से भी आगे निकल गया। मिडिल ईस्ट के कंट्रीज इस रीजन में अमेरिका से ज़्यादा चाइना और रसिया को इम्पोर्टेंस देने लगे हैं। अब बात करते हैं हूतीस के हिडन पावर्स के बारे में और मिलिट्री पावर्स के बारे में। 2010 के रिपोर्ट के मुताबिक हूतीस के पास 1 लाख से भी ज्यादा मेंबर्स थे और अब तो वो बढ़कर और ज्यादा हो गए होंगे। इनके पास भारी क्वांटिटी में बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और एंटी शिप मिसाइल्स मौजूद है। इनके कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स के रेंज में इजराइल भी आ जाता है। इसके अलावा ये एक रेबल ग्रुप है
जिसमें लोग खुद आकर जुड़ते हैं। इनका कंट्रोल भी ऐसे एरिया में है जो बिल्कुल रेड सी और अरेबियन सी को आपस में कनेक्ट करता है और ट्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अमेरिका हूतीस के साथ पूरी तरह वॉर इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि अगर वो यमन में एयर स्ट्राइक करके उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय भी कर दे तो ये लोग उसे दोबारा बिल्ड कर लेंगे, लेकिन अमेरिकन शिप्स का रेड सी से जाना मुश्किल हो जाएगा। हूतीस हमेशा के लिए रेड सी में उनके लिए एक थ्रेट बन जाएगा जिनसे उन्हें ट्रेड करने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए यूएसए यमन को ज्यादातर धमकी दे रहा है या फिर छोटे मोटे एयर स्ट्राइक्स वगैरह कर रहा है और किसी भी तरह हूतीस को डरा धमका कर शांत करवाना चाह रहा है। लेकिन हूतीस ने रिसेंटली अपने आर्मी में 2 लाख से ज्यादा नए लोगों को ज्वाइन करके ये बता दिया कि वो तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक कि इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हो जाता। इन पूरी बातों को लेकर आपका क्या ओपिनियन है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कुछ और खास।